हेलो ऑफिसर्स। अब तक हम लोगों ने लगभग दो लेक्चर रिकॉर्ड किया है। उन दोनों लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। फिर हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बनता कैसे है, किस प्रोसेस से बनता है, किसने बनाया। उन सबको समझने के बाद अब लॉजिकली तीसरा स्टेप है, वो क्या है कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर बन गया तो इसका नेचर क्या है। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से आने वाले क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे यूपीएससी डायरेक्ट एकदम ये नहीं पूछेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है। वो इतना घुमा के पूछता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। यूपीएससी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक दो स्टेटमेंट दे देगा और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। हम एक एक करके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एंगल इंपॉर्टेंट है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, ताकि यहां से आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर के बारे में, हम बात कर रहे हैं फीचर के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम ये पहला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। यहाँ पे जो लॉज हैं, पावर्स है, प्रोसीजर है, ये सब क्लियरली डिफाइंड है, वो भी रिटन फॉर्म में। इस सेंस में अगर हम क्यों देख रहे हैं ये, आखिर क्यों हम ये वाला बेस क्यों देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि मोस्टली कन्वेंशन पे चल रहा है। वहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वहां पे टाइम से चला आ रहा है, वो कोई रिटर्न नहीं है। वहां पे क्या है? टाइम से एवोल्यूशन हो रहा है, कन्वेंशन बन रहा है एंड उन्हीं कन्वेंशन पर बेस्ड है वो। ठीक है, और इसीलिए क्या है कि हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से, किस नेचर का है, रिटर्न है, अनरिटन है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे एक स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शियली रिटन, पार्शियली अनरिटन, तो आप क्या लिखोगे? सही या गलत? ठीक है, तो आपको पता है अब क्या लिखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली रिटन है। आर्टिकल 1 से लेके पूरा का पूरा जितना आर्टिकल है टोटल, वो सब कुछ रिटन में है। यहाँ पे कन्वेंशन भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली रिटन है। ठीक है, अब आता है दूसरा फीच। ये क्या है? ये है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जाता है ये चीज भी। ठीक है, तो देखो ये बात अगर बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है? आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली अगर देखा जाएगा इसमें, तो ओरिजिनली क्या है? टोटल 395 आर्टिकल्स होते थे और इसमें टोटल 8 शेड्यूल हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे क्या है? ये टोटल 470 प्लस आर्टिकल है एंड 12 शेड्यूल्स हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इंडिया का सोशल डाइवर्सिटी, इसका रीजन है इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर, इसका रीजन है इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन, इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हैवी इन्फ्लुएंस ऑन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इतना बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं है, ये डिटेल ओरिएंटेड गवर्नेंस अप्रोच है।
इंडिया में देखोगे आज के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। अगर वो आज के टाइम पे फिट नहीं बैठता है तो हम उसको इवॉल्व करते हैं। वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है, टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता जा रहा है। इसीलिए तो अभी तक इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं। 395 से आज 470 प्लस आर्टिकल्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, जब ये बात आती है कि इतने आर्टिकल जुड़ते गए तो आपको यहाँ पे एक चीज और समझ में आएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको हर एस्पेक्ट से देखना होगा, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। सबसे पहले हम समझेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि यूएसए का है। क्या है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। अमेंडमेंट बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, वो कैसा है, उससे पहले हम एक और कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह पे यूएस यूके पढ़ रहे हैं, तो यूके का भी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यूके यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है। देखो, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे जो अमेंडमेंट है ना, वो सिंपल प्रोसेस से हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से हो जा रही है। ठीक है, लेकिन जब बात हम करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, तब क्या होता है, क्या ये बहुत ज्यादा रिजिड है या फिर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप खुद सोच के देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है, कुछ ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें स्टेट रेटिफिकेशन भी जरूरी हो जाता है। आज ये प्रोसेस समझो, ये मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो इसमें ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर बनता है एक। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये neither fully rigid nor fully flexible, ये बैलेंस्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो क्या है, इसके लिए अलग अलग प्रोविजन है। कुछ जो ना बहुत सिंपल मेजोरिटी से, देखो, जो सिंपल मेजोरिटी होता है ना, उसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह पास कर दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। जैसे देखो, अगर किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना हो, अगर एबॉलिश करना हो, तो इन सब चीजों के लिए सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। जैसे कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, इनमें किसी भी तरह की चेंजेस करने हो, इन सब के लिए सिंपल मेजोरिटी से काम बन जाता है। ठीक है, अभी देखो और क्या होता है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, आखिर ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। देखो, स्पेशल मेजोरिटी में क्या देखा जाता है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्या होता है, ये होता है हमारा स्पेशल मेजोरिटी। अभी देखो, स्पेशल मेजोरिटी जो है ये कब होता है, ये कब जरूरी होता है। तो देखो, जैसे अगर फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है, अगर डीपीएसपी में कोई चेंज करना है, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं ना,
उन सब के लिए हमें जरूरत पड़ता है स्पेशल मेजोरिटी के लिए। फिर आता है तीसरा, ये क्या होता है? ये होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन। ये तीन तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। आखिर ये तीसरा मेथड क्या है सर? इसमें क्या होता है? देखो, इसमें जो हमने स्पेशल मेजोरिटी पारी वो तो है ही, बस इसमें ऐड हो जाता है क्या? स्टेट का रेटिफिकेशन। और ये जो रेटिफिकेशन होता है, ये होता है एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। अभी देखो, ये कब जरूरत पड़ता है? अगर कोई फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम उस फेडरल फीचर में किसी भी तरह की अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उस फेडरल फीचर के कारण स्टेट अगर इफेक्टेड है, तब हम क्या करते हैं? इस मेजोरिटी का यूज करते हैं। अब ये कैसे है सर? जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे जो लेजिस्लेटिव पावर दिए गए हैं सेंटर और स्टेट को, इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो फिर इस तरह की मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, इसमें किसी तरह का चेंजेस करना है, तो फिर इस तरह की मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही फुल्ली रिजिड है और ना ही फुल्ली फ्लेक्सिबल है। ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट में लिखा रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, तो गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, तो गलत है। क्या है ये पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। क्लियर है? ये तो था हमारा क्या चीज, हमारा रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल वाला फीचर। इसके बाद आता है एक और फीचर। ठीक है। हम फोर्थ फीचर देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बायस। ये वाला भी इल्जाम लगाया जाता है हम लोगों के ऊपर। ठीक है। और ये ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बहुत इजी वे में समझना है, क्योंकि प्रीलिम्स में इजी वे से समझा हुआ कॉन्सेप्ट ही आपको हेल्प करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें फेडरल फीचर है, रिटन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइडेड है। देखो, अभी देखो, इसमें हम लोग फेडरल फीचर देखते हैं। क्या क्या फेडरल फीचर है? सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, जो हम लोग यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट बनाया है वो चीज। और क्या है? इसमें आ जाएगा जुडिशरी। ठीक है। क्यों? हमारा जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड इंडियन जुडिशरी। ठीक है। फिर आएगा इसमें बाइकार्मलिज्म, ठीक है। और क्या आएगा? इसमें आएगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोई नहीं है। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं ये सारे क्या है? ये सब फेडरल फीचर है। ठीक है। और हम लोगों को ये भी समझना है कि हमारा जो फेडरल फीचर है, हम लोग क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर के साथ तो है, बट इसमें यूनिटरी बायसनेस भी दिखती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स को भी देखना होगा, तो हम लोग यूनिटरी फीचर्स को भी देखते हैं। ठीक है। इसमें आप पहला क्या देखोगे? इसमें पहला देखोगे सेंटर जो है हमारा वो क्या है? वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। और क्या है? हम देखेंगे हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए की तरह नहीं है हम लोग। ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर और क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप देता है। ठीक है। और क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। और इन सब मामलों में क्या होता है कि स्टेट हमारा स्ट्रांग दिखता है। यहाँ पे गवर्नर जो है
हर स्टेट में। ये गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट करता है सेंटर। हम देखते हैं क्या, जो रेसिड्यूरी पावर होते हैं ये किसके पास होता है? ये भी होता है सेंटर के पास। इसीलिए जो बहुत सारे फिलोसफर हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम भी है और साथ ही साथ यूनिटरी फीचर्स भी है। ठीक है, तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्योरली फेडरल बोला जाए, प्योरली यूनिटरी बोला जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों तरह के फीचर्स हैं। ठीक है, चलो इसके बाद इसके अलावा क्या है सर? अभी देखो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एक और फीचर देखते हैं, और ये क्या, ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जब अडॉप्ट किया गया था तो इसमें अडॉप्शन क्या हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो इसके हम लोग की फीचर को समझते हैं। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो की फीचर होता है, ये क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। मतलब जो हमारा हेड है स्टेट का, वो जो कि राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या है, हमारा हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन हमारा जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। रियल पावर किनके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। इसीलिए क्या है, ये पार्लियामेंट्री, जैसे हम लोग यूके में देखेंगे, यूके में क्या दिखता है हमें, कि वहां पे मोनार्क तो है, वहां पे किंग तो है, लेकिन वहां का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। ठीक है, तो जो मेन होता है, ठीक है, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन है यहाँ का, वो यहाँ का प्रेसिडेंट है। ठीक है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है, रियल एग्जीक्यूटिव जिनके हाथ में पावर होती है वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये हेड चुनता है, जो कि होता है प्राइम मिनिस्टर, जिनको हम लोग रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा आप देखो यहाँ पे पार्लियामेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पे जो पावर होता है वो किनके पास होता है, वो मेजोरिटी पार्टी के पास होता है। यहाँ पे जो पार्टी ज्यादा मेजोरिटी में है उनका रूल होता है। अभी देखो डिफरेंस हमको जो है ना, ये इन सब में क्या डिफरेंस समझना होता है। हम जो ये फीचर्स लिखते हैं ना, ये 4 फीचर, इसमें देखो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया, ये यूके से लिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, किंग नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट। और ये भी क्या होता है, ये भी चुना जाता है, और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों से फीचर्स उठा लिए। हमने जो गवर्नमेंट का फॉर्म रखा वो पार्लियामेंट्री फॉर्म रखा, लेकिन हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तो क्या वो स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या हमारा नॉमिनल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव क्या है, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें आप पीएम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्लियर है। अभी देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक और फीचर आता है। ये जो फीचर बताया जा रहा है, ये बस आपको इसलिए बताया जा रहा है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फीचर पे क्वेश्चन है, नेचर पे क्वेश्चन है, तब आप इन तरह की चीजों को दिमाग में लाओ एक बार, तब आपको याद होगा और आप क्वेश्चन को सही सही टिक कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। सेक्युलर का मतलब क्या है, कि हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, हमारे स्टेट में जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल स्टेटस है। ठीक है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट है। हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, और इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ना, वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन मॉडल पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, अभी देखो ऐसा बोला जाता है
कि इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है? तो इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या चीज? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म। देखो, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है ना, वो क्या कहता है? वो कहता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। बट क्या इंडिया में ऐसा है? इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ना, वो अलग है। ठीक है, इंडियन जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, वो क्या है? वो पॉजिटिव मॉडल है। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता है, यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन होता है। हर एक रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन है, हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस है, इक्वल रिस्पेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे हर रिलीजन को प्रमोट करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट किसी रिलीजन को डिमोट नहीं करती, और यही है इंडिया का मॉडल। इसीलिए इंडिया के मॉडल को बोलते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से अलग है। क्यों? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन, स्टेट रिलीजन के मामले में दखल अंदाजी ही नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस मेंटेन करता है, लेकिन अपने अलग लेवल पे, अपने अलग प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये था हमारा क्या चीज? सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है एक और फीचर। ये क्या है? ये सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एंड वेलफेयर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, वो क्या है? वो सोशलिस्ट भी है, वो वेलफेयर ओरिएंटेड भी है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये कैसे पता चलता है? तो आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट जो हुआ है, ठीक है, सीए, इसके बाद क्या होता है? हमारे प्रियम्बल में एक वर्ड जोड़ा गया है, जिसका नाम है सोशलिस्ट। ये क्या हुआ? ये वर्ड बाद में ऐड हुआ। इससे पहले भी हमारा जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, बट इस तरह से क्लियरली रिटन नहीं था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद ये चीज क्लियरली रिटन भी है। ठीक है, अभी देखो जो हमारे वेलफेयर फीचर है, वेलफेयर फीचर्स है, वो क्या क्या है? जैसे कि हमारा डीपीएसपी है। डीपीएसपी में जो भी फीचर्स हैं, वो सारे क्या है? वो वेलफेयर फीचर्स ही तो है। ठीक है, स्टेट इंटरवेन, स्टेट इंटरवेंशन, ये क्या है? ये बेसिकली हमारा वेलफेयर फीचर ही तो है। आप सोचो कि गवर्नमेंट कहाँ इंटरवेन नहीं करती है? प्रोडक्शन में इंटरवेन करती है, मार्केट में इंटरवेन करती है, नॉर्मल लाइफ में इंटरवेन करती है। लोग अगर भूखे मर रहे हैं, तो उनको खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। आज राशन कार्ड के थ्रू राशन मिल रहा है ना, पीडीएस सिस्टम के थ्रू, फूड सिक्योरिटी, ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं वेलफेयर के। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका गोल क्या है? इसका गोल है सोशल जस्टिस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी में ना, जब इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे, इसके लिए ना बहुत डिटेल में पढ़ने, जो इतना भी करके जाते हो और आपको पता चल जाता है कि कोई स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वेलफेयर को प्रमोट करता है। तो इंडिया क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है, एक सोशलिस्ट स्टेट है। ठीक है, अब आता है एक और फीचर। ये फीचर क्या है? ये है सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए क्या है? सोवरेन का मतलब समझो। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है इंडिया किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल
ऑथोरिटी। ठीक है, इंडिया का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का सोवेनिटी इंडिया के पास है। ठीक है, तो अगर ये बात होती है तो एक बात समझो, 1947 में क्या होता है, इंडिया एक डोमिनियन स्टेटस में था। बट जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसको कमेंस करते हैं, उनको उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या है, हम एक सोवरेन स्टेट बन जाते हैं। हमारे ऊपर किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। हम अपने डिसीजन, चाहे वो फॉरेन रिलेशन से हो, चाहे वो इंटरनल रिलेशन से हो, हम सब कुछ खुद से ले सकते हैं। ठीक है, यही है सोवरेनिटी। बस यही सब तो समझना है। इसके बाद एक और हम देते हैं नेचर, और ये क्या है, ये है रूल ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है सर, ये रूल ऑफ लॉ क्या है, देखो समझो, यही तो समझना है। रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अभी देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक कोर नेचर है ना, वो है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है सर, देखो इसका मतलब होता है लॉ इज सुप्रीम, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नो आर्बिट्ररी पावर एग्जिस्ट। यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी जुडिशियरी। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, थ्रू जुडिशियल रिव्यू, थ्रू रिट्स, थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर। और इतना ही नहीं, हमारा जो जुडिशरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जुडिशरी के बारे में बहुत कुछ देखेंगे जब जुडिशरी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी तो हम फीचर में देख रहे थे ना। और देखो, ये सारे ना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट नेचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपको समझने जरूरी थे। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर कर सको। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है ना, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल में। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, फेडरल वर्सेस यूनिटरी फीचर में। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। सेक्युलरिज्म के मीनिंग में, कि इंडियन सेक्युलरिज्म का मीनिंग है क्या। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में मत सोचो, आप उसको इंडियन टर्म्स में सोचो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, एक सिंगल वर्ड में कभी डिफाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स हैं वो फेडरल भी हैं, यूनिटरी भी हैं, रिजिड भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, सेक्युलर भी है और वेलफेयर ओरिएंटेड भी है। और कभी भी आप देखना, प्रीलिम्स में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता है, आपको उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक बैलेंस अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। अगर जिस दिन आप ये बैलेंस बना लोगे, ये बैलेंस समझ जाओगे, तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो डिफिकल्ट लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व होने लगेंगे। बस जो भी कॉन्सेप्ट है उसको इंडिया में अप्लाई करके देखो, पता चल जाएगा। और हम लोग करेंगे इस, अभी जैसे ये वाला टॉपिक हुआ, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज जो आए होंगे, हम उन सबको भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली फीचर्स थे। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या क्या है, नेचर क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डाउट पूछो कि सर ये छूट गया है, इसको कैसे कवर करें। अगर कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हो, और
आपको चाहिए कि आपको मुझसे बात करना है तो मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ो और अपने डाउट्स पूछो। आपको उन सारे डाउट्स का रिज़ॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।